हो संतर्पणीयम अध्यायम चरक सूत्र स्थान 23 का अध्याय। हम है बेसिकली कौन से चतुष्क में। ये कभी भी अधिकरण को हमें भूलना नहीं है। कभी भी अध्याय पढ़ते वक्त चाहे आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी माइंड को अवेयरनेस में लेके आइए कि वी आर इनटू विच चतुष्क, राइट? यस, योजना चतुष्क। सो हमारा वो फोकस नहीं शिफ्ट होता है, इसलिए वो हमेशा ध्यान में रखना है। अभी आपके लिए एक प्रश्न है, आपको ढूंढना है ना? शब्दकोश उम्मीद है सबके पास होगा, नहीं होगा तो ऑनलाइन भी मिलता है, या आप परचेज करके रखिए। आपटे शब्दकोश होता है, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार का शब्दकोश आप कोई ले सकते हैं। अमरकोश कोई खरीद सकता है, बेनी माधव शास्त्री का शब्दकोश आता है, संस्कृत डिक्शनरी टाइप। तो एक संस्कृत शब्दकोश हमारे पास चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं मीनिंग्स को। एक शब्द का वैसा ही अर्थ नहीं होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, एंड विथ कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग बदलता है। वैसे ही संतर्पण, इस शब्द का एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है, संतर्पण यानी कि सम्यक तर्पण, राइट? डू यू एग्री? टाइप इन द चैट बॉक्स। संतर्पण यानी कि सम्यक तर्पण। तो सम्यक अगर तर्पण हो रहा है तो उस पर भी, उससे फिर बीमारी कैसे होगी, है ना? ये प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें ये ढूंढना है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढूंगा कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है संतर्पण का और अलग। डेफिनेटली हमें इम्प्लाइड मीनिंग तो पता चल गया संतर्पण से। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि किसी चीज को अधिक मात्रा में करना, अधिक ब्रूहण करना, दैट कैन बी संतर्पण। बट इज इट व्हाट एक्चुअली इट इज, है ना? टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इस शब्द को, यही मैं बोल रहा हूँ। हम लोग पकड़ के चलते हैं। कॉमन सेंस डेफिनेटली अपनी जगह पर है, लेकिन एक क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वाकई में वैसा मीनिंग है, कुछ अलग है, या देर इज सम हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट। ओके, तो ये हम आज सब देखेंगे। ऐसा कहते हैं कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यत सेवेत पंच भिरेव पंच। सुभाषित है। हिरण जो होता है कुरंग, कुरंग मतलब हिरण, वो अपने गाने के विषय की वजह से, मातंग यानी कि हाथी, ये काम उपभोग की वजह से, पतंग रूप पर मोहित होने की वजह से, भृंग भ्रमर जो है वो गंध की वजह से, और मछली मीन जो है वो जिह्वा के स्वाद के विषय से आसक्त होकर ये सब अपने प्राण खो देते हैं। हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यत् सेवेत पंच भिरेव पंच। इनका तो एक एक ही विषय पर्याप्त है उनके नाश के लिए। फिर मनुष्य जैसा प्राणी जो एक साथ इन पांचों पांचों इंद्रियों में आसक्त होकर, या 11-11 इंद्रियों में आसक्त होकर इस प्रकार से सभी विषयों में उलझता है, तो उसका नाश तो निश्चित ही निश्चित है। क्या लगता है आपको, सही है गलत है? जस्ट लुक अराउंड द पीपल, या खुद स्वयं में ही देखिए, झांककर हम में ही, कि कितने हम इन 11 इंद्रियों के पीछे दौड़ लगाते ही जा रहे हैं। दौड़ना गलत नहीं है, यू नीड टू रन, बट रन विद द राइट इंटेंट, राइट एटीट्यूड, विथ कामनेस, है ना? साधु वृत्ति से दौड़ना है, बिना आसक्त हुए दौड़ना है, इंद्रिय जय करके दौड़ना है ना? उसमें आसक्त नहीं होना है। और संतर्पण अध्याय बेसिकली इन्होंने लिखा तो यहाँ पर है स्निग्ध मधुर गुरु पिच्छलई, लेकिन इन सब के पीछे कोई सूत्रधार है। मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ कि कई जहन रसा पर्दे के पीछे काम करते हैं, कई जहन रसा पर्दे के पीछे काम करते हैं, वही कातिल नहीं जो लेके खंजर सामने वार करते हैं। जिसको उर्दू समझ में नहीं है उसके लिए बता देता हूँ। कई जहन, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे दिमाग रहते हैं रसा पर्दे के पीछे के कलाकार। कई जहन रसा पर्दे के पीछे काम करते हैं, वही कातिल नहीं जो लेके खंजर सामने वार करते हैं। जैसे आपका चरक क्लैरिटी ओशन, आपको लग रहा है कि सर मुझे सिखा रहे हैं, सर हमको बता रहे हैं, नहीं। मैं तो आपका क्या बोलते हैं, रजस तमस का कातिल हूँ, एक प्रकार का करने का माध्यम हूँ। मेरे पीछे करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे गुरु हैं, उन सदगुरु की शक्ति है, वो मैं सिर्फ आपको पास ऑन कर रहा हूँ। सो नथिंग इज माइन। टाइप इन द चैट बॉक्स, आप जुड़ रहे हो, समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा हूँ मैं इस अध्याय में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। संतर्पणीय अध्याय में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पारायण से आता है। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, डेफिनेटली दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये देखना है इस प्रकार से कि कोई भी आप पेशेंट देखो संतर्पण का, उसमें ये बाकी की 10-11 इंद्रियां अफेक्टेड होगी ही होगी।
और आप कितना ही उसके आउटकम्स के ऊपर, कितना ही उसके प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करो, जब तक आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगा वो संतर्पण विकार ठीक नहीं होगा। ये अगेन मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दूंगा। किसी का प्रमेय ठीक नहीं होगा, किसी का कुष्ठ ठीक नहीं होगा, किसी का मूत्रपुच्छ ठीक नहीं होगा, किसी का पांडु ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर वो स्वभाव परमवाद से, हेतुओं का बल बहुत कम है तो स्वभाव परमवाद से ठीक हो जाएगा। लेकिन इफ इट इज डेफिनेटली अ बिग मैनिफेस्टेशन, बड़ा व्याधि हुआ है वो, तो वो डेफिनेटली संतर्पण की वजह से है, और संतर्पण के पीछे बहुत बड़ा हाथ इंद्रियों का है। तो जब तक आप उसका आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करोगे, अंदर से उसको ये एहसास नहीं दिला पाओगे आपसे गलती हो रही है, आपको ये चेंजेस करने हैं, जब तक वो अंदर से उसको नहीं लगता है, तब तक बाहर के आउटकम प्रोसेसेस, पंचकर्म उपचार, शमन उपचार, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो उतना ही काम करेगी, थोड़े दिन के बाद वो फिर से वो पेशेंट अपनी अपनी मूल पद पे आ जाएगा। मराठी में कहते हैं कि हरदासाची कथा मूळ पदावर, तो फिर से वो अपनी मूल स्वरूप में आ जाएगा। ये हमें नहीं होने देना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? डू यू एग्री विथ मी? पहली तो ये बात है ना, विदाउट आईडी शिफ्ट नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। टेम्पररी है वो तो होगा ही। जैसे अभी ये कोर्स है, सिंपल एग्जांपल है अगेन दिस कोर्स, अगर आप में आईडी शिफ्ट हो गया है और सपोज ये कोर्स आज खत्म करने का मैं अनाउंसमेंट कर दूं, फिर भी आप में से ऐसे लोग हैं जो आज के 1 साल के बाद अगर फिर से हम मिलेंगे तो एक अलग स्टेज पर पहुंचे हुए रहेंगे। ऐसे हार्डली 1% लोग मिलेंगे इस ग्रुप में से, बाकी 99% विल बी अगेन बैक टू देयर ओरिजिनल लाइफ। यस, व्हाई डज दिस हैपन देन? क्यों ये आईडी शिफ्ट नहीं हो पाता है? यही तो पेशेंट में होता है। कौन बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आगे का ये बहुत इजी है अध्याय, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मेरे बॉडी को कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। आवर बॉडी लाइक्स टू बी इन कंफर्ट जोन, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बनाया है। फिर भी मैंने इसको बहुत लीनियंट रखा है, स्ट्रिक्ट नहीं रखा है। मैं उसको आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देने वाला था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली उस प्रकार का कुछ कर लेता विदाउट हमारा रैपो बिल्ड किए हुए, तो आपको लगता कि दिस इज वेरी हार्श, या कहीं ना कहीं ईगो को चोट पहुंचती थी। सो वो नहीं होने दिया है। और जब तक वो अच्छे से चल रहा है, आई डोंट थिंक देर इज अ नीड, क्योंकि कोई चीज बिना कंपल्शन के अच्छा कोई करने लग जाए तो देर इज नो नीड ऑफ कंपल्शन। लेकिन कहीं कहीं पर तो उसको जरूरी भी होता है। सो व्हाट इज इट दैट वी मस्ट डू इन आवर पेशेंट्स फर्स्ट? पहला पेशेंट आपके पास आए तो पहला उसका आईडी शिफ्ट करो। हेतु तो बंद होते ही रहेंगे, या अपने आप ही हो जाएंगे वो। निदान परिवर्जन पहली चिकित्सा है, आधी चिकित्सा है, लेकिन कब? अगर वो बंद करना चाहे तब ना। आप अगर उसको सिर्फ फोर्स करोगे बाहर की तरफ तो उतना ही होगा। उसका आईडी शिफ्ट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फर्स्ट थिंग इज मेक हिम, मैंने पहले भी कहा था, मेक हिम एक्सेप्ट कि उसको कुछ विकार है। उसका अवेयरनेस लेके आओ वहां पर, जैसे इस कोर्स में कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, वह करना होता है व्याधि में। पहले उसको एक्सेप्ट कराना है कि आपको व्याधि हुआ है। उसको वो एक तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। 99% आप देखो उसको एक्सेप्टेंस है ही नहीं, या ओवर एक्सेप्टेंस है। उसको लगता है इतनी सी चीज हुई है, उसको लगता है बहुत बड़ा हुआ है, या बहुत बड़ा कुछ हो चुका है लेकिन वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। ये दोनों ही चीजें होती है, इससे अलावा थर्ड चीज नहीं है कोई। सो दैट एक्सेप्टेंस उसमें लाना। और वो किससे आता है? अगेन ये सत्व का भाग है। आपका सत्व पावरफुल होगा तो ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, स्मृति, समाधि भी, इन सब चीजों से आप उसको एक्सेप्टेंस के लेवल पर लेके आओगे। फिर उसको अवेयरनेस आएगा। फिर उसको आप धीरे धीरे खाने के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से तन मना भुंजित होता है, ये सब बता पाओगे। अगेन ये सत्व के लिए क्या जरूरी है कि आप ये चीजें करो। आप ये चीजें करोगे तो आपको ग्रंथ में देखने की जरूरत नहीं है, अंदर से डायलॉग्स आएंगे, अंदर से आप उसको बोल पाओगे, अंदर से आप उससे जुड़ पाओगे। That connection you will be able to establish with him, and that is what is missing in practice. If you are able to make that connection with that patient, then rest is very very easy. वही ज्यादा जरूरी है। आपने उससे कनेक्शन बना लिया तो वो ब्लाइंड फॉलो करता है बाद में आपको। फिर आप उसको बोलोगे ये छोड़ दो, आराम से छोड़ पाएगा वो, क्योंकि अंदर से आईडी शिफ्ट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। राइट? तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हम बाद में कभी फिर से देखेंगे। इस अध्याय से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर जिक्र किया प्रसंग तंत्र युक्ति से। अभी
जैसे हमने कल षड उपक्रम देखे थे, तो बाद में संतर्पण अपतर्पण अध्याय क्यों आया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसको पहले भी ले सकते थे, राइट। तो अगेन चरक की विजन ऐसी रही है कि पहले वो चीज दे देते हैं आपको और बाद में फिर उसका डिटेलिंग करते चले जाते हैं। जैसे उन्होंने आपको षड उपक्रम नाम के पहले आपके पास में दे दिया उन्होंने सब कुछ, ये ले लीजिए, आपको क्या चाहिए। मान लीजिए एक सोल्जर है, उसको कहीं पे जाना है फाइट करने के लिए, तो पहले उसको सशक्त बना दिया है। ये लो, आपको औजार चाहिए, ये ले लीजिए। आपको कुछ पावरफुल चीजें चाहिए, गन्स चाहिए, पाउडर चाहिए, टेक इट एवरीथिंग, सब आप ले लीजिए। उसको पहले ये फील दे दिया है कि आपके पास है, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ। और एक बार उसको वो फील आ गया, फिर उसको बताते हैं बाद में कि ये तो सिर्फ एक जरिया है, द रियल पावर इज विद इन यू, प्रधानमंत्र विश्वकम। अंदर से आपको पहले तो पावरफुल होना है, फिर आपके पास औजार नहीं भी हो तो भी आप ट्रीट कर सकते हो किसी को, आपके पास द्रव्य भी नहीं हो तो अद्रव्य से भी आप किसी को ट्रीट कर सकते हो। बताया ना ये पीछे के अध्याय में बताया, व्यायाम, आतप, मारुत सेवन, अद्रव्य है सब, इसके माध्यम से भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। और आपका सत्व का लेवल हाई हो गया तो आप द्रव्य को ऑर्डर बोल दे सकते हो कि गुरु जी आपको ये काम करना है इनके शरीर में जाके। और उसके आगे हो गया लेवल, तो जीत हस्त, जीत दृष्टि, सिर्फ दृष्टि पेशेंट पे डालोगे, सिर्फ हाथ उसके ऊपर रखोगे तो पेशेंट ठीक होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस स्टेज पे जाना है, नहीं जाना है, क्या लगता है आपको? हेलो। हाँ सर। जाना है एंड इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया तो स्टार्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और क्या मजा आएगा उसमें कि पेशेंट आपके पास रोते रोते आ रहे हैं, आप उसको देख रहे हो और वो उसकी उसकी उसके आंसू मुस्कान में बदल रहे हो। इससे बेटर फीलिंग तो कोई और हो ही नहीं सकती। यही स्वर्ग सुख है, यही मोक्ष है मेरे लिए तो, राइट। और हमको इस स्टेज पे जाना है। तो ये अध्याय इस प्रकार से क्यों दिया गया है, एक तो हमें पेशेंट जब भी आ जाए तो पहले उसको मोटे मोटे तौर पर आपको डिवाइड करते आ जाना चाहिए। पहले उसको मोटे मोटे तौर पर आप डिवाइड कर लो, ये संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है। बेसिक, वेरी सिंपल। मधुर, अम्ल, लवण, दिवा, स्वाप, जो भी कुछ हेतु है संतर्पण के, वो आपको ज्यादा मिलते हैं संतर्पणोत्थ, नहीं मिलते अपतर्पणोत्थ, दोनों मिलते हैं मिक्स। वेरी सिंपल, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी कर पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि पेशेंट संतर्पणोत्थ है तो उसके लिए 3 उपक्रम आएंगे, यदि पेशेंट अपतर्पणोत्थ है उसके लिए 3 उपक्रम आएंगे। संतर्पणोत्थ पेशेंट है, मान लीजिए प्रमेह का पेशेंट है, दूध का सेवन है, दही का सेवन है, दीवा स्वाप है, अस्य सुख आदि सभी चीजें हैं, तो नेचुरली उपक्रम 3 ही आएंगे, या तो लंघन, रुक्षण और तीसरा कौन सा, स्वेदन, राइट। चौथा कौन सा उपक्रम आएगा, आया तो भी इसके अंदर ही आ जाएगा वो मेरे ख्याल से, आता है तो बताइए। लंघन, रुक्षण, स्वेदन के अलावा और कोई उपक्रम आएगा क्या संतर्पणोत्थ विकार में? राइट, एग्जैक्टली, इतना प्रैक्टिकल है, इतना मैथमेटिक्स है, सब इसके अंडर ही आएगा। उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या है, कर्म है वरुणी। उद्वर्तन का फलश्रुति क्या है, उद्वर्तनम कफहरम मेधसः प्रबिलायनम स्थिरीकरणम अंगाणाम त्वक प्रसाद करम परम। अभी उद्वर्तन के द्रव्य देखने चाहिए, उन द्रव्यों के गुण कर्म देखने चाहिए। उनके गुण कर्म यदि देखोगे तो अपने आप उल्लंघन, रुक्षण, स्वेदन इसी गुण के रहेंगे, राइट। और ये भूलना नहीं है कि उपक्रम में प्राधान्य है, जैसे भी लंघन है तो बिना लघु गुण के लंघन नहीं हो सकता। स्टेयरिंग जो है वो लघु गुण के हाथ में है, और बाकी के जो गुण है उसको मदद करते हैं। बिना रुक्ष के गुण के रुक्षण नहीं हो सकता, बिना उष्ण गुण के स्वेदन नहीं, बिना शीत गुण के स्तंभन नहीं, बिना गुरु गुण के ब्रूहण नहीं। और कौन सा रहेगा एक, बिना स्निग्ध गुण के स्नेहन नहीं, राइट, एग्जैक्टली। सो बाकी के उसको, बाकी के हाथों में उसकी दूसरी चीजें हैं, लेकिन स्टेयरिंग इनको लेके जाते हैं, गाड़ी को कौन लेके जाएगा, ये ड्राइवर से, ये गुण। तो ये गुण बेसिक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इफ यू मास्टर दिस 6 गुणास, यू कैन मास्टर ऑलमोस्ट एनी डिजीज। 6 डिजीज इज इक्वल टू 6 उपक्रम इज इक्वल टू 6 व्याधीज।
सही है गलत है? 6 ही मेन व्याधि है ना, शारीर व्याधि। 7th 8 भी शारीर ही है, लेकिन शारीर मानस कॉम्बिनेशन में है। सत्व एकदम कम हो जाए उसके बाद हेतु सेवन होता है तो उन्माद अपस्मार होता है। सत्व अच्छा है और हेतु उन्माद अपस्मार के है तो कुष्ठ होगा, उदर होगा, उन्माद अपस्मार नहीं होगा। उन्माद अपस्मार होने के लिए सत्व का लो होना इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन। ये समझ में आ रहा है? 6 गुण, 6 उपक्रम, 6 व्याधि, 6 रस, लेके जाओ 6 को कहाँ कहाँ पर लेके जा सकते हो आप। दिस कैन बी द ब्यूटी ऑफ इट। ओके। और फिर बाकी के गुण के आप उसके मदद कर सकते हो, ले सकते हो। मान लीजिए संतर्पणोत्थ ज्वर हुआ है, आप उसको सिर्फ उष्ण गुण इस एंगल से लेकर त्रिभुवन कीर्ति से ट्रीट कर सकते हो, स्वेदन उपक्रम से ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर बाकी के गुण नहीं है क्या? द्रव गुण नहीं है, रुक्ष गुण नहीं है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है? तो उष्ण गुण है। तो इस प्रकार से हर एक व्याधि में हमें सोचना चाहिए। सो मोटे तौर पर संतर्पण अपतर्पण डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर आपने 3 उपक्रम में से कौन से आएंगे उसके लिए जरूरी है वो डिसाइड कर लिया। और फिर इन तीनों में से आप एक तो क्रम लगा सकते हो। इसको थोड़े दिन तक रुक्षण दिखेगा, देना है। रुक्षण एक बार हो गया, उसके सम्यक लक्षण आ गए, फिर मुझे इसको पाचन देना है। एक बार पाचन के सम्यक आ गए कि फिर मुझे इसको रक्त प्रसादन करना है, और फिर बाद में इस पेशेंट को अपुनर्भव के लिए रसायन चिकित्सा चालू कर देनी। इस प्रकार का क्रम हर एक व्याधि में होना चाहिए। कोई भी आप व्याधि ले लो, कोई भी खालित्य का पेशेंट है मान लीजिए, अपदर्पणोत्थ है एक्सक्लूसिवली, हेतु वैसे ही मिल रहे हैं, वात प्रकृति का पेशेंट है, वात वृद्धि के हेतु है, आदि आदि। उपक्रम कौन से आएंगे? नेचुरली स्नेहन, ब्रूहन, है ना। अभी इसमें क्रक्स देखो कैसे मिक्स हो जाएगा। अगर पेशेंट वात प्रकृति का है, उसमें शीत वर्धक, शीत पर्युषित अन्न आदि सेवन का इतिहास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टिल्ट आएगा। स्नेहन ब्रूहन तो जरूरी है, लेकिन अभी उपक्रम में आप स्तंभन नहीं लोगे, आप उपक्रम में स्वेदन ले लोगे। सो ये मिक्स हो जाएगा एक प्रकार का। मतलब अभी इसमें से गुण कौन से निकल के आएंगे? स्निग्ध, गुरु, उष्ण। तो ऐसे कुछ द्रव्य जो केश के ऊपर काम करते हैं, अस्थि के ऊपर काम करते हैं, जो स्निग्ध है, उष्ण है और गुरु है, इस प्रकार का द्रव्य आप उसको सिलेक्शन दे सकते हो। फिर ऐसे बहुत सारे द्रव्य आएंगे, और उसमें फिर आपको गामित्व का विचार करना है। जहां जहां पर चक्षुष, केश, इस प्रकार के शब्द आए हुए, उस प्रकार से फिर वो द्रव्य का चॉइस आएगा। समझ में आया आपको? इस प्रकार से हमें गामित्व तक जाना होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग एनी डिजीज। फिर निदान स्थान में आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कौन सी संप्राप्ति कैसे बैठती है, क्या, एवरीथिंग। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप चिकित्सा कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा फेवरेट अध्याय 22 एंड 23, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसमें आप जो कोई भी लॉजिक है इसमें बिठा सकते हो। षड्रस का लॉजिक इसमें आ जाएगा, गुणों का लॉजिक आएगा, कर्म का लॉजिक, सब उपक्रम के अंतर्गत ही आएंगे। ये शारीरिक स्तर पर हो गया पूरा, और बाकी का 50% एंगल पूरा आपका दैव और मन का होता है। सत्वा वजह, युक्ति व्यपाश्रय में जिसको बोलता हूं मैं, इसके अंडर युक्ति व्यपाश्रय को डालता हूं। और बाकी का जो है प्रधान मात्र अभिषेकम, सत्वा वजय और दैव उपाश्रय, ये मेरे लिए बाकी 50% में आ जाते हैं। राइट। तो ये करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इसमें बहुत सिंपल सिंपल योग दिए हुए हैं। पहला योग कौन सा है? ये भी कभी कभी भी पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। पहला योग आया है सक्षोद्रश्च अभया प्राशाह। नाम भी देखिए, हरि तक की नहीं यूज किया, अभया यूज किया है। तो जो भय मिटा दे व्याधियों का, किसी भी चीज का, तो उसको अभया कहते हैं। तो प्रिस्क्राइब करते वक्त भी हमें ऐसे ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। मेडिसिन लिखते वक्त भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर जो कर्म अपेक्षित है उसका, उस कर्म के नाम से वो जनरली लिखते आना चाहिए। मान लीजिए आपको विसर्प हुआ है किसी पेशेंट को, और आपको उसको मंजिष्ठा देना है, तो आपके पेशेंट पर आप प्रिस्क्रिप्शन पर आप मंजिष्ठा नहीं लिखोगे, आप विकसा लिखोगे। राइट। हृदरोग का पेशेंट है, उसको बुद्धि स्थिर नहीं है, तो स्थिरा शिरपाक ऐसा लिखोगे। और ये काम करता है जिस प्रकार से आप सोचते हो। अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सत्व आपका स्ट्रांग रहेगा, आपका दैव का बल अच्छा रहेगा, और आप ऐसी ही चीजें कर रहे हो जो अच्छी अच्छी है, तो गलत चीजों में इंडल्ज नहीं है, तो आपके साथ लक होता है आपके साथ, या पावर होती है एक इनबिल्ट आपके साथ। और फिर आप जो मर्जी करा लीजिए किसी द्रव्य के साथ, वो आपकी आज्ञा सुनता है।
ऐसे वैद्य हमने देखे हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, ये कोई मन की बात है नहीं। सिंपल योग दिए हुए दो तीन त्रिफलादि योग है, एक मुस्तादि क्वाथ है, मुस्ताम और अगवदम पाठा एक करके एक है, उसमें आप देख लीजिए 13 द्रव्य है। मेरे हिसाब से ये 13 द्रव्य 13 अग्नियों पर काम करते हैं। मुस्ताम आरगवदम पाठा त्रिफला देवदारुच, श्लोक नंबर 12। श्वदंष्टा खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सका। मे बी आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। ओके, सो नो प्रॉब्लम, ये उहण का विषय है, देखना चाहिए हमें पढ़कर। युक्ति पूर्वक ये अम्ल रस का कैसे यूज करते हैं, ये भी देखने जैसी चीज है। बहुत जगह पर इन्होंने अम्ल रस को, कांजी को, दधिमंड को, छाछ को डाला हुआ है। तो अम्ल रस ये मूल वातानुलोमन है। बहुत सारी संप्राप्तियां ये वायु की गति बिगड़ने की वजह से होती है, इसलिए हमें ये मूड अम्ल रस का प्रॉपर यूसेज हमारी प्रैक्टिस में करते आना चाहिए। ऐसे हमारे पास 10 से 15 द्रव्य चाहिए जो हम यूज कर सकते हैं, या पेशेंट को होम रेमेडीज के स्वरूप में आप बता सकते हो। क्योंकि बहुत पेशेंट है मूत्रकुच्छ, अर्श जैसी कंडीशंस या उद्गार की कंडीशंस बहुत सारे इसमें रहती है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए भी और मूलतः काम करने के लिए भी अम्ल रस बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर इन्होंने लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, वो है अभ्यास तर्पण की। अच्छा, उसके पहले अपतर्पण विकारों की लिस्ट दे दी है, जैसे संतर्पण विकारों की है, अपतर्पण की भी है दे दी है, लेकिन वहां पर गुण कर्म नहीं मेंशन किए, कौन से गुणों से अपतर्पण होगा। तो ये विपर्यय तंत्र युक्ति से समझ लेना है, क्योंकि पहले ही तीसरे श्लोक में उन्होंने बोल दिया है कि स्निग्ध मधुर गुरु आदि गुणों से संतर्पण होता है। तो यहाँ पर विपर्यय लगा लीजिए। ये लिखना जानबूझ के जरूरी है, क्योंकि हम लिखते नहीं है, इसलिए फिर वो समझ में नहीं आता। स्निग्ध के विपरीत रुक्ष, मधुर के विपरीत कटु, गुरु के विपरीत लघु, इस प्रकार के गुणों से अपतर्पण होने वाला है, ये अर्थ हमें लगा लेना है आगे के अपतर्पणोत्थ विकारों में। ज्वर देखिए दोनों में है, संतर्पणोत्थ में भी है, अपतर्पणोत्थ में भी है। ओके, तो इस प्रकार से आप अलग से अध्ययन भी इनका कर सकते हैं। और किम पांडित्यम परिच्छेदा, जैसे निधि मैम ने उस दिन करके दिखाया था, वो सभी विकारों का बहुदोष के, या मैत्रेयी मैम ने करके दिखाया था चाइल्ड रोग, बाल रोग के एंगल से। इस प्रकार से आप भी आपकी युक्ति से, आपके पांडित्य भाव से इसको जो मर्जी वैसा प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। दिस इज नथिंग बट डेटा प्रेजेंटेशन। आप उसको ग्राफ यूज करो, कोई पाई डायग्राम यूज करो, वॉट एवर यू मे डू इट। फिर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो चीरकाल से दुर्बल है। कौन से पेशेंट इस श्रेणी में आएंगे आपको लगता है, जो चीरकाल से दुर्बल है? प्रमेह। हम्म, प्रमेह। ये प्रमेह आएगा उसमें, पांडुरोग। प्रमेह आएगा, पांडु आएगा, स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स आएंगे। आज के बहुत सारे जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट आम बात के पेशेंट्स है खास करके, दीज आर ऑल, इनमें आप डायरेक्टली ब्रूहण दे नहीं सकते। ये यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है इस अध्याय में। ब्रूहण आ रहा पेशेंट होगा, अपतरोपणोत्थ कंडीशन होगी, फिर भी आप उसको डायरेक्ट ब्रूहण नहीं दे पाओगे, क्योंकि अग्नि का बल उतना नहीं है ना। उसको ग्रहणी के पेशेंट, आईबीएस के पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट इस श्रेणी में आते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तर्पण कल्पना का यूज करना होता है, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं पता नहीं, लेकिन इट इज वेरी वेरी सिंपल इसको यूज करना। क्लियर कट खरी। श्लोक है। सद्य क्षीणो ही सद्यो वही तर्पणेन उपजीयते, नरते सर्प संतर्पण अभ्यासात चीर क्षीणस्तु पुष्यति। ये मेरा थीसिस का भी टॉपिक था कि सभी मालनरिश बच्चों को मैंने यही सोचा था कि इनको ब्रूहण की अपेक्षा है, लेकिन ये मालनरिश कब से है, तो प्री टर्म सॉरी जन्म से लेकर मालनरिष्ट है, जन्म की पूर्वावस्था से मालनरिष्ट है, उनकी माँ तक मालनरिष्ट है। तो ये बच्चे तो कितने लंबे टाइम से मालनरिष्ट है, 10 से 12 साल के बच्चों का मैंने स्टडी लिया था। तो अगर इनमें मैं डायरेक्ट ब्रूहण दे दूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, अग्नि के साथ गलती होगी। इनमें डायरेक्ट ब्रूहण हम दे ही नहीं सकते। उसके लिए उसको धीरे धीरे उसका अग्नि का बल बढ़ाते बढ़ाते ब्रूहण करना होगा। तो इसी अध्याय का एक योग मैंने लिया था, जिसमें है पिप्पली, तेल, घृत, मधु, शर्करा और फिर सत्तू। तो सत्तू में क्या किया था, लाल चावल लिए थे शाली के, और उसको भून लिया था अच्छे से, और फिर उसको ग्राउंड करके
पाउडर बना के रख दिया था उसका। तो सत्तू अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। कोई रक्तशाली का सत्तू होता है, कोई 7 धान्य होते हैं अलग अलग, उसमें दलिया वगैरह डाल के भी सत्तू बनाया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम ग्रंथ में या तो रक्तशाली का सत्तू या तो यव सत्तू, यव का सत्तू ये अपेक्षित है। तो ये कल्पना बहुत सिंपल है। कोई भी आप सत्तू ले लीजिए, बना लीजिए, चावल का बना लीजिए या तो इसका बना लीजिए, यव का बना लीजिए, और उसमें आप योग दिए हुए यहाँ पर पिप्पली डालिए, तेल घी मधु, ये तो परम औषधि है, परम औषधि है। और वात पित्त कफग्न तो है ही, साथ ही साथ इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। पिप्पली मूल या पिप्पली जो है ये बेस्ट बायो एनहांसर है, इट्स वेरी गुड योगवाही द्रव्य। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, बायो एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, नरिशमेंट करता है, सभी दोषों को ठीक करता है। इस प्रकार की बहुत बड़ी फलश्रुति इसकी है। तो इस प्रकार से धीरे 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 संतर्पण करके उसका अग्नि बढ़ा के फिर बाद में आप उसको अश्वगंधा शिरपाक, अश्वगंधा अवलेह एंड व्हाट नॉट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन ट्राई। मैंने जो तेल यूज किया था वो यही था, तिल का तेल ही यूज किया था प्लेन। लेकिन आप युक्ति से और भी बेहतर तेल इसमें डाल सकते हो, जैसे जैसे मान लीजिए अश्वगंधा सिद्ध तेल है, तो आप इसमें वैसा कुछ डाल सकते हो। और ये अगर प्रोजेक्ट कोई लेता है तो ये मुझे करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया है। ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, चेंज हो सकता है सिस्टम में। इफ यू कैन प्रोवाइड सच काइंड ऑफ मंत्र टू माल नरिश्ड पीपल। आज उनको क्या देते हैं डाइट में, बहुत सारे डाइट आए हैं, अच्छे अच्छे भी है कुछ, लेकिन राजगिरे का लड्डू, शेंगदाने की चिक्की, इस प्रकार का डाइट उनको दिया जाता है। सो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये संतर्पण मंत्र जो काम करेगा इन पेशेंट में, वो बाकी कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही लघु कल्पना है। और तर्पण है, यानी कि उसको मन को भी अच्छा लगता है। उनका मन, दवाई जो है ये साथ में भी होनी चाहिए और मन को प्यारी भी होनी चाहिए। तो ये कल्पना लेने के लिए भी इजी थी। कुछ कुछ बच्चे मेरे पास फिर से आते थे वो लेने के लिए, तो मैं उनको 2-3 बार वो बना बना के देता था। 40 ml का डोज डिसाइड किया था मैंने, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता था। बहुत मजा आता था वो देते वक्त। प्यारे प्यारे बच्चे थे, सब बैठ जाते थे, और वो एक स्कूल के एक रूम में बैठ के उधर ही मैं प्रिपेयर करता था और उनको देता था। सो चरक का मजा क्या बताएं आपको, उसके लिए तो अलग ही कुछ टाइम लगेगा। फिर लास्ट का जो श्लोक है 39th, उसमें ये दिया है कि खट्टा मीठा जल निर्मित घी युक्त या रुक्ष मंत्र सद्य संतर्पण करता है। अभी हाँ, इसकी जो टीका ये पढ़िए, स्नेहादि ब्रूहण द्रव्य योगा तो कालांतरपकत्वम अपि भवति। ये जो तर्पण है ये सिर्फ सद्य सर्पण तो इतना ही काम नहीं करते, तो कालांतर से स्नेहन ब्रूहण आदि का भी काम करते हैं। इसको यदि आप निरंतर चलाते हैं तो सिर्फ रस के लेवल पर या लोकल टेम्पररी एक्शन नहीं होगा इसका, स्नेहन ब्रूहण आदि भी इससे एक्शन होने वाली है। ओके, तो दिस इज क्या बोलते हैं, टेक अवे मैसेज इस अध्याय का। ये अगर आपने समझ लिया और प्रैक्टिस में यूज कर लिया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, और स्काई इज द लिमिट। आपने इसकी कंसेप्ट समझ ली तो आप किसी भी चीज का लिटरली तर्पण बना सकते हैं और उसको दे सकते हो। मान लीजिए आपने यव का तर्पण बना लिया, चावल का बना लिया, उसमें अनार का रस डाल के मिक्स करके दे दिया। पेशेंट अम्ल साथ में है तो अनार यूज करो, अम्ल साथ में नहीं है तो मत यूज करो। इस प्रकार की ऐसे पेशेंट की रुचि देखकर भी आप उसमें तर्पण बना सकते हो। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सर खरजुराती इसमें तर्पण है। इसमें सद्य क्षीण भी यूज किया है वर्ड। हम्म। आपने चीरक क्षीण जैसे बोला वैसे हाँ सद्य क्षीण हाँ, में। राइट। सदक्षिण जो है, जैसे मान लीजिए अभी क्रिकेटर्स है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनमें ये क्या करते हैं, ये लोग हेल्थ ड्रिंक देते हैं। तो या हम लोग भी क्या देते हैं, नींबू शरबत, मधुर अम्ल लवण, है ना, ये वातक वातक शमन करने वाला है और रस का प्रीणन करने वाला है। ये तो करेगा, लेकिन उससे अच्छा यदि क्रिकेटर्स में या ऐसे लोगों में सदक्षिण के लिए हम इस प्रकार का कुछ तर्पण दे पाए तो वो और ज्यादा ग्रहण देगा। क्योंकि आप सिर्फ उसको कोई जूस टाइप का कुछ देते हो तो ऊपर का ऊपर तर्पण करेगा, लेकिन इसमें ऐसे द्रव्य है जो बल्य भी है, ब्रूहण भी है। इसको थोड़ा सा घी मिक्स करके भी आप दे सकते हो। अगर आप किचन किंग हो ना, अच्छी गृहिणी हो, तो आप इसमें बहुत सारी युक्ति से प्यारा मीठा बना के दे सकते हो। आप तो निधि मैम तो परम पे भी ट्राई कर सकती है, इसमें से आप योग लेके देखिए, पिपली मधु शर्करा वाला, और उसकी रुचि के हिसाब से आप उसमें अनार का रस डालिए, नींबू का रस डालिए। उसको नहीं पसंद है शहद तो शहद निकाल दीजिए। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, युक्ति आप जो चाहे कर सकते हो। सर रक्त पित्त है तो पिप्पली चलेगा क्या?
पिप्पली इज अ बायो एनहांसर, उसको चलता है, तो आपको उसकी मात्रा बहुत कम रखनी होती है, सिर्फ उसको गामित्व मिले, वो द्रव्य पूरे शरीर में फैल जाए, इसलिए उसको उतना रखना होता है। हाँ, या उसको आपको लगता ग्लोइंग है, भी नहीं डाउट है, करती। आपको डाउट है तो पिप्पली की जगह दूसरा कुछ ऐसा यूज कीजिए जो ऑन सिमिलर लाइंस काम कर सकता है। इन्होंने पिप्पली हर जगह पर यूज की है, या तो आप पिप्पली मूल भी यूज कर सकते हो। पिप्पली मूल भी तीक्ष्ण उष्ण ही है, लेकिन फिर भी वो पिप्पली जैसा ये नहीं करता है, उतना पावरफुल उसका एक्शन नहीं होता है रक्त पित्त में। ओके सर। हम्म। ये एक सर अध्याय मात्र और समझने से भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस में। एक एक अध्याय में पूरा पूरा प्रैक्टिस करने की क्षमता होती है कभी कभी तो। हाँ बताइए। सर वो गुजराती लोगों में छाछ की बहुत ही हिस्ट्री मिलती है, हम्म। तो छाछ के साथ फिर हरित की चूर्ण दे सकते क्या खाने के टाइम? अभी वो बंद उसमें, नहीं, छाछ पीना बंद नहीं करते। हाँ अभी देखो, ताक का दोनों वेज में है उनका, उनके लिए वो अच्छा भी है क्योंकि वो तक्र रुक्षण करने वाला है, और पूरा आपका डाइट देखोगे तो स्नेहन ब्रूहन वैसा ही है, बराबर है ना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो तक्र उनके लिए अच्छा है। फिर आप क्या कर सकते हो, तक्र हमेशा धनिया डालकर ही देना चाहिए, धनिया जीरक, थोड़ा सा कर्पूर भी डाल सकते हो उसमें, भीमसेनी कर्पूर, इलायची डाल सकते हो उसमें, तो इससे वो तक्र के बाकी के इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं। इस प्रकार से उसको दिया जा सकता है। और अभया एक्सक्लूसिवली दे सकते संतर्प। क्या? हरित की चूर्ण जैसे आपने सुबह दूध के साथ लेने को बोला है, यस, वैसे छाछ के साथ ले सकते क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली उसको दिया जा सकता है, तक्र अभया आया ही है बहुत जगह पर। हम्म, तो आप उसको दे सकते हो वैसे, और उनके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि रुक्षण करने वाला पहला कोई द्रव्य है तो हरितकी ही है, और तक्र के साथ देंगे तो उसका डबल इफेक्ट दिखेगा, रुक्षण का भी, पाचन का भी इफेक्ट एक्स्ट्रा दिखेगा। ये आपको जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तक्र हेतु है या नहीं है पेशेंट में। ये तक्र उनको उपशय देने वाला भी होगा, तक्र उनके पूरे डाइट को बैलेंस करवाने वाला भी होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी मात्रा गलत जा रही है क्या, या तो तक्र सही ले रहे हैं लेकिन सिर्फ मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये ढूंढना पड़ेगा। तो वो ठंडा भी लेते हैं ना फिर थोड़ा? हाँ ठंडा भी लेते हैं, लेकिन जहाँ तो तक मतलब गर्म मतलब छाछ में डाल सकते हमारे जो देरासर वगैरह रहते हैं, हमारे इधर नॉर्मल तक्र रहता है सादा वाला, और उसमें सिर्फ जीरक डाल के देते हैं प्लेन, और वो बहुत अच्छा मट्ठा होता है क्योंकि उसमें मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, पूरा सिर्फ पानी रहता है वो। सो दिस इज आइडियल वे। हाँ, इस बहाने से ये भी बता दूं कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये जो कहते हैं ना कि ताक इंद्र को भी दुर्लभ है, तो ये श्लोक का गलत अर्थ निकला हुआ है। वो पूरा श्लोक जब आप मूल पढ़ोगे तो अलग है, किस चीज में क्या क्या श्रेष्ठ है इस अर्थ में वो लिया गया है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर व्यक्ति ने बार एंड तक्र से ही करना चाहिए भोजन का। तक्र सभी को साथ में नहीं है, हर ऋतु में तक्र लेना चाहिए जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। संतर्पणोक्त विकार है तो डेफिनेटली तक्र यूज कीजिए, तक्र जैसी दवाई नहीं है, क्योंकि आपने स्नेह व्यापद यदि यवागु देखी, या स्नेह जीर्ण के जो लक्षण दिखे, स्नेहाजीर्ण, तो वहां पर उन्होंने तक्र यूज करने के लिए बताया गया है। जहां जहां पर संतर्पण है और पेशेंट में क्या कहते हैं, बाकी का अनुबंध नहीं है किसी पित्त चीज का या स्किन का, तो वहां पर आप तक्र डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगेन उसकी मेथड प्रॉपर चाहिए, पतला पानी एकदम अच्छे से उसको मथन किया हुआ, फिर बाद में उसके अंदर धनिया जीरक इलायची एला कर्पूर ये कुछ डाल कर दिया हुआ, सही समय पर सही मात्रा में लिया गया। या सिंपल वे ठीक है। तकरारिष्ट यूज कर सकते हो आप। मैं बहुत सारे पेशेंट को ऐसे ही बोलता हूँ, खाते वक्त 30 ml तकरारिष्ट, 30 ml गर्म पानी मिक्स करके बीच बीच में आपको पीते रहना है। सर हाँ बोलिए सर। सर कई मदाते के पेशेंट होते हैं सर, जिनको काफी लंबे समय से अल्कोहल की हिस्ट्री होने की वजह से धातु क्षय होने लग जाता है। वेरी राइट। और जी सर, उनके अंदर सर मतलब तर्पण की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ और साथ के साथ सर जैसे मांस धातु के अंदर शोथ हो गया है, जैसे नासिका आना हो गया है, ऐसी हाँ, कंडीशन भी मिलती है, प्रतिशा जीर्ण प्रतिशा जो नासिका आना ऐसी सिचुएशन भी बना बिल्कुल देता है। बिल्कुल। तो सर ऐसे पेशेंट्स के अंदर किस तरीके से तर्पण की या तो इसी योजना अध्याय कर में है सकते ना, खरजूर आदि मंत्र उसी के लिए है। हैं? जी। ये खरजूर आदि मंत्र और मदात्य अध्याय में अष्टांग लवन चूर्ण आया है।
तो उस खरजूरादि मंत्र में आप अष्टांग लवण चूर्ण मिक्स करके उनको दे सकते हैं। जी सर। हम्म। सर। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए मैम। सर जो लम हेलो हाँ हाँ सर, तत्काल नासिका अनाह से उपशम मिल जाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या क्या सर? क्या क्या? तत्काल? उनको कौन से पेशेंट सर को? नासिका आना, जनरल मदाती के क्या पेशेंट के मराते के अंदर, पेशेंट? अच्छा मदाती के पेशेंट को, क्योंकि अच्छा। नासिका शोथ इतना ज्यादा होता है कि सर उनको ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ता है फिर। ऐसे बहुत सारे देखे आपने? जी तो सर। तो आप क्षार तेल यूज करके देखिए। क्षार तेल का इतना स्पेस नस्य। ही नहीं, इतना स्पेस ही नहीं रहता कि सर उस तेल अंदर जाए नाक के अंदर। अरे सर, वो सिर्फ लगा दिया तो भी काफी है, अंदर से उसको इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण होता है कि अंदर तक वो चला ही जाएगा। या जी जी प्रधमन जी। नस्य भी कर सकते हो आप, उसको थोड़ा सा जी झटका जी। दे सकते हो, वचा का प्रधमन भी किया तो भी चलेगा। अच्छा। मैं बहुत जी सारे ऐसे सर। पेशेंट को लवण जल का करता हूँ। सिर्फ सेंधा नमक लवण मिक्स करके फिर वो चार चार पांच पांच बूंद डालना है। थोड़ा सा ऐसे झटका बैठता है 2 मिनट के लिए, लेकिन खुल जाता है जी नाक तुरंत। जी सर। हम्म, तो लवण का जल उसका यूज आप करते हैं सर, वो उसका हाँ रिजल्ट अच्छा रहता है? हाँ। खाली सेंधा नमक मिक्स करते हैं सर? खाली सेंधा नमक गर्म पानी में। जी सर। जी जी। हम्म। थैंक यू सर। यस यस। सर हाँ वो हम बोलिए। संतर्पण और अवतर्पण एकदम क्लियर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं पेशेंट हम्म में। हम्म लेकिन जो ये लंघन और रुक्षण दो चीज दी हुई है ना, हम्म। उसमें पार्शियल फर्क है। राइट। जैसे कि आपने वो यूट्यूब वाले वीडियो में बताया था, प्रतिशय वाला पेशेंट की कंडीशन जो एक्सप्लेन की थी, हम्म। उसमें आपने रुक्षण चूज किया था। राइट। शायद मैं उस जगह पे होती ना तो मैं हम्म लंघन चूज करती। तो सर हम्म। उसके बारे में, और फिर वही सेम चीज ब्रूहन के लिए भी और स्नेहन के लिए भी पार्शियल एग्जैक्टली। पार्शियल डिफरेंस है। परफेक्ट परफेक्ट। वो बिल्कुल सही वो कहा वाला आपने। बताना। वही जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि लंघन का जो स्टेयरिंग है वो लघु गुण के हाथ में है, बाकी के गुण रुक्षण जैसे ही है, और रुक्षण का स्टेयरिंग रुक्ष गुण के हाथ में है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट ने, अगर मैंने लंघन चॉइस किया है, तो मैं उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा दिन भर। पूरे दिन वो अपने आप लंघन हो जाएगा। या मैंने किसी के लिए रुक्षण चॉइस किया है, तो मैं उसको हरितकी का सेवन करवाऊंगा। तो ये डिफरेंस आ हाँ जाएगा नहीं स्लाइट। सर, हरित की लंघन भी कर देगी ना वो वो हाँ, वो तो लेकिन लंघन भी कर देगी। हरितकी प्रायः रुक्षण है। क्यों? क्योंकि हरितकी ये कषाय रस प्रधान है। पहला द्रव्य आया हुआ है ये चरक चिकित्सा स्थान में। और आप रुक्षण की हम्म, फलश्रुति देखो तो मर्मक रोगों में सभी जगह पर रुक्षण क्रिया करने के लिए बोला है। हाँ। और मर्म व्याधियों में अगर हमें रुक्षण करना है तो हमें रुक्ष प्रधान रसायन द्रव्य यूज करना चाहिए। बराबर। हम्म, तो ऐसे जी। कम द्रव्य है, उसमें से एक हरितकी है, अमल की है। हम्म, लेकिन अगेन फिर से आप देखोगे तो एक्सक्लूसिवली रुक्षण नहीं है ये, हम्म, है ना? तो यही युक्ति है, ये प्रॉपरली कर सकते हैं। लेकिन हम अभी मैंने और इसका रुक्षण कर्म बढ़ाना है तो मैं हरितकी को तक्र के साथ, हरितकी को तक्र और मधु के साथ इस प्रकार की करते चले जाऊंगा उसको। हम्म, रिजल्ट में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, या कभी कभी जी। मेजर भी आ सकता है। बिकॉज ऑन एन एवरेज थिंकिंग सेम है, हमारा उपक्रम गलत नहीं हुआ है ना? उपक्रम का चॉइस ऑलमोस्ट हाँ सेम ही आया है। अपतर्पण ही करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत बिगड़ेगा इधर उधर। और वो ट्रायल एंड एरर से बराबर बैलेंस हो जाता है। उपशय अनुपशय से हमें नेक्स्ट टाइम में समझ में आ जाता है कि क्या गलती हो गई, इसको क्या चेंज करना चाहिए।